दोस्तों, इस सुहागिन की मौत के 31वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आदमी मर गया, सब खेल खत्म, बाकी कुछ नहीं बचता। आत्मा, भूत प्रेत आदि सब बकवास है, कोरा अंधविश्वास। आत्माएं होती हैं, निकलसन ने दृढ़तापूर्वक कहा। अंत सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, मृत्यु के बाद शरीर को जलते हैं और दफन हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, सभी देखते हैं। क्या कभी किसी ने आत्मा को देखा है? क्या वो करती है, कहाँ जाती है? हमारे पुराण में कहते हैं कि आत्माओं का एक अलग संसार है। हम चाहे और सही ढंग से आत्मा का आह्वान करें तो इच्छा आत्मा से हमारी बातें हो सकती है। बलों ने कड़वा सा मुंह बनाया और हम सबको बोला, क्या आप में से कोई निको के बकवास पर यकीन कर रहा है दोस्तों? मुझे आ रहा है, गजराज कह उठा। निकेलसन समेत सभी की दृष्टि गजराज पर चिपक गई, जबकि गजराज ने गंभीर स्वरों में कहा, हालांकि मैंने भूत प्रेत आत्माओं के बारे में कभी प्रत्यक्ष होते हुए नहीं देखा, परंतु इस विषय पर बहुत पढ़ा है। किसी पुस्तक में एक बार मैंने ये भी पढ़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर के संबंधियों द्वारा प्लानचेट पर आह्वान करने पर टैगोर साहब की आत्मा ने जवाब दिए थे। भरपूर व्यंग्य के साथ बल्लों ने पूछा, भला क्या सवाल जवाब हुए थे इस प्लानचेट पर? रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा के सभी सवालों का जवाब दिया था। अंत में जब उनसे पूछा गया कि आप इस वक्त जहां हैं वो स्थान कैसा है, वहां आप स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, तो प्लानचेट पर जवाब आया कि जिस रहस्य को जानने का आनंद मैंने मरने के बाद पाया है, उसे तुम्हारे जीवित रहते भला क्यों बता दे। वाह वाह, क्या खूब, क्या जवाब था। ये खिल्ली उड़ाने की बात हुई है बल्लो। एकमात्र ही क्रोधित अंदाज में निकलसन गुर्रा उठा। मरने के बाद आत्मा का स्वभाव वही रहता है जो मृत्यु के पूर्व व्यक्ति का रहा हो। टैगोर साहब विनोदी स्वभाव के थे। मरणोपरांत प्लानचेट पर दिया गया उसका यह जवाब भी विनोद से भरपूर ही था। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, बोलो गुर्राया। तुम बोलो टीटू और बोगेश, क्या तुम्हारे ख्याल उनकी इस बकवास पर यकीन कर लिया जाए? मेरा विश्वास तो इस किस्म में बातों पर नहीं था, परंतु सोच रहा हूं कि अगर प्रैक्टिकल कर देख लिया जाए तो बुराई क्या है। टीटू ने कहा। क्या मतलब? टीटू तो बोलो गुर्राया उठा। टीटू हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, भूत प्रेत और आत्माओं के संबंध में निश्चय ही मेरे विचार भी ठीक तुम्हारे जैसे हैं बल्लो, मगर फिर भी इस संबंध में यदि निक्कू और राज कुछ कर दिखाने का वादा करते हैं तो उन्हें करने के हमारा क्या नुकसान है? क्यों बागेश? मैं तुमसे सहमत हूं टीटू, बागेश ने कहा। मेरी इस बात से बाद बल्लो अकेला पड़ गया। अब उस अकेले की राय का कोई महत्व नहीं रहता और वो चुप रह गया। टीटू ने निकलसन से कहा, अगर तुम्हारा प्लेन सेट में विश्वास है तो अपनी कोशिश जरूर कर सकते हो। मगर गजराज ने अटकते हुए कहा, मैंने पढ़ा है कि प्लानचेट पर आत्मा को बुलाने के लिए कम से कम एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। यह माध्यम हम कहां से लाएंगे? माध्यम मैं खुद हूं, निकलसन ने कहा। वेरी गुड। गजराज की आंखें चमक उठी, जबकि टिटू ने पूछा, माध्यम क्या होता है? उस व्यक्ति को माध्यम कहते हैं जिसके जरिए आत्मा प्लानचेट पर आती है। माध्यम जन्मजात होते हैं, यानी व्यक्ति खुद नहीं जान पाता कि मैं माध्यम हूं। मैं तुमने कैसे जाना? मैंने पूछा। एक दिन एक ओझा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मेरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा कि तुम एक अच्छे माध्यम हो। मैं काफी दिन तक उसके साथ रहा। मुझे माध्यम बनाकर अनेक आत्माओं से बातें की उसने। इसका मतलब कि हमें एक ओझा की जरूरत पड़ेगी? नहीं, उसके साथ रहते रहते मैं आत्माओं के आह्वान करने की कला सीख गया हूँ। मैं खुद ही आह्वान कर सकता हूँ, निकलसन ने कहा। मैंने सवाल किया, तो मेरे इस ख्याल से तो आह्वान करने पर ब्रिजेश की आत्मा फिर प्लानचेट पर आने और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होगी। नहीं, फिर? दरअसल आत्माओं से बात करने का बहुत अच्छे तरीके हैं, ऐसे तरीके भी जिनसे आत्मा के आने और जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सके, परंतु वो ओझा की बहुत परिपक्व स्थिति होती है। उतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। प्लानचेट आत्माओं से बात करने का सबसे सरल और प्राथमिक तरीका है। आपके पास यदि कोई माध्यम हो तो आप भी आत्माओं से बात कर सकते हैं, और यदि आत्मा चाहती है तो आपके आह्वान करने पर आपका प्लानचेट पर आएगी, यदि नहीं चाहेगी तो नहीं। इसी तरह वो आपके जिन सवालों का जवाब दे चाहेगी, न तो चाहेगी तो नहीं देगी। आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। तब तो ब्रिजेश की आत्मा ने वेन का पता बता दिया। बोलो, सचमुच इन बातों से बोर हो रहा था। तो मैं बोला, फिर भी ट्राई करने में क्या नुकसान है? प्लानचेट पर ब्रिजेश को कब बुला रहे हो निक्कू? नहा धोकर कल सुबह। क्यों, अभी क्यों नहीं? बोलो ने पुनः कहा। उसके खिल्ली उड़ाने वाले मजाक और अंदाज का ये ध्यान दिए बिना निकलसन ने कहा, आत्मा के लिए बात करने के कई तरीके की तैयारियां करनी पड़ती हैं। अगले दिन सुबह हो गई थी। फार्म हाउस के तहखाने में एक ही कमरा है और उसके फर्श पर खूब अच्छी तरह धोकर साफ किया गया। दीवारों में जहां तहां अगरबत्तियां सुलग रही थी
अगरबत्तियों का पूरा पैकेट एक ही बार में खाली कर दिया गया था। सुगंधित धुएं से कमरा भरा पड़ा था। बहुत ही पवित्र व स्वच्छ वातावरण था वहां। फर्श पर बीचों बीच जूट के बने 5 आसन रखे थे। नहाए धोए हम चारों एक वृत्त की शक्ल में आसनों पर बैठ गए। निकलसन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? फिर ब्रिजेश की आत्मा कैसे आएगी कमरे में? बोलो, इस समय भी व्यंग से करने नहीं चुका। निकलसन मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। उसने आसन पर बैठता हुआ बोला, आत्मा को रास्ते के नहीं माध्यम की जरूरत होती है, और वो मैं हूं। बल्लो चुप रह गया। कमरे में एकमात्र बल्ब का प्रकाश था। निकलसन ने एक कागज युक्त पैड और पेंसिल निकाल कर हम सबके बीच में रख दी। फिर जेब से कागज निकालकर एक एक करके हम चारों को दे दिया। बोलो, एक ही मंत्र की 4 कॉपियां थी। चारों संस्कृत का एक छोटा सा मंत्र लिखा हुआ था और इसे कंठस्थ कर लो। उसे क्या होगा? आत्मा को आह्वान करने के लिए सभी को इस मंत्र का उच्चारण करना जरूरी है, और जब आह्वान किया जाएगा तब तक कमरे का अंधेरा होगा। तुम इस कागज पर लिखे मंत्र को पढ़ नहीं सकोगे, अतः कंठस्थ होना जरूरी है। क्या आत्मा को रोशनी से डर लगता है? बल्लो ने फिर से व्यंग्यपूर्ण बात कह दी। प्लीज बल्लो, मजाक मत उड़ाओ। अगर मन में विश्वास नहीं है तो न सही, बस जो होता है खामोश रहकर उसे देखते रहो। निकलसन ने कहा। हम मंत्र को याद करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच निकलसन ने न केवल पेन और पैड और चारों तरफ कई धूप बत्तियां जला दी, बल्कि चने की दाल में से थोड़े दाने भी बिखेर दिए। 15 मिनट बाद वह मंत्र हम सभी को कंठस्थ था। अभी मैं लाइट ऑफ कर रहा था। कहने के साथ ही निकलसन उठा और स्विच की तरफ बढ़ा हुआ बोला, याद रखना, मन ही मन मंत्र का उच्चारण उस वक्त तक करते रहना जब तक कि मैं पेंसिल के कागज पर चलने की आवाज स्पष्ट सुनाई न दी। क्या यह पेंसिल कागज पर चलेगी? अगर ब्रिजेश की आत्मा आई तो यकीनन। अभी तक कोई प्रश्न करने के लिए मैंने मुंह खोला ही था कि निकलसन ने लाइट ऑफ कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया। कागज सा अंधेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर पैड के चारों तरफ सुलगकर खुशबूदार धुआं छोड़ती हुई 2 बत्तियां स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी अत्यंत मध्यम रोशनी से हम कागज युक्त पैड और उस पर पड़ी पेंसिल को साय के रूप में देख सकते थे। स्विच के पास से आकर हमें निकलसन के अपने आसन पर बैठ जाने का आभास हुआ। एकाएक कमरे का वातावरण हमें रहस्यमय एवं डरावना महसूस देने लगा। अंधेरे में निकलसन की आवाज गूंजी, अब आप सब लोग मन ही मन मंत्र का उच्चारण करें। हम उसके आदेश का पालन करने लगे। अगले 5 मिनट बाद हमें कमरे में अजीब सी बोझिलता का आभास हुआ। ये बोझिलता बढ़ती चली गई। ये सच्चाई है कि हमें ऐसा महसूस देना लगा कि कमरे में हम पांचों के अलावा कोई और शख्स भी है। और फिर धूपबत्तियों के प्रकाश में मैंने अचानक ही जादुई ढंग से पैड पर पेंसिल पड़ी पेंसिल को खड़े होते हुए देखा। पेंसिल स्वयं ही कागज पर चलने लगी। मेरे रोंगटे तो खड़े हो गए। यह तो नहीं देख पा रहा कि पेंसिल कागज पर क्या लिख रही है, परंतु अंधेरे में गूंजती पेंसिल की कागज पर घिसटने की आवाज हम सभी के कानों तक निश्चित रूप से पहुंच रही थी। ऐसा उसने क्या लिखा होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक सुहागिन के मौत के 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये तो मैं नहीं देख पा रहा था कि पेंसिल कागज पर क्या लिख रही है, परंतु अंधेरे में गूंजती पेंसिल के कागज पर घसीटने की आवाज पर हम सभी के कानों तक निश्चित रूप से पहुंच रही थी। एकाएक अंधेरे में निकलसन की आवाज गूंजी, क्या तुम आ गए हो? जवाब में उतनी देर तक पेंसिल घसीटती जितनी देर हाँ या ना नहीं लिखा जा सकता। घसीट कर आवाज बंद होते ही निकलसन ने कहा, अपना नाम बताओ। उतनी देर तक पेंसिल के घसीटने की आवाज आई जितनी देर में 3 अक्षर पर नाम लिखा जा सकता था। तब निकलसन ने अगला सवाल किया, क्या तुम हमें वेन का पता बता सकते हो? पुनः पेंसिल घिसती। निकलसन ने फिर पूछा, क्या तुम टीटू के अंदर प्रविष्ट होकर हम सबसे बात कर सकते हो? पेंसिल ने घसीट कर कुछ लिखा। तब निकलसन ने कहा, अब तुम कुछ देर के लिए यहाँ आ सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। पेंसिल चमत्कारिक ढंग से पैड पर जा गिरी। हमें आभास हुआ कि निकलसन अपने आसन से उठकर स्विच की तरफ चला गया। अगले 2-4 पलों के बाद ही चट से आवाज आकर कमरा का बल्ब जलू हो गया और प्रकाश से भर गया। जब तक हमारी आंखें रोशनी से अभ्यस्त हुई तब तक निकलसन लौटकर करीब आ चुका था। हम सभी ने पैड पर पेंसिल से बनी ब्रिजेश की आकृति देखी। पहले सवाल पर जवाब में कागज पर हाँ लिखा था और दूसरे जवाब में ब्रिजेश, तीसरे सवाल के जवाब में लिखा था कुछ शर्तों पर, और चौथे सवाल के जवाब में लिखा था कर सकता हूँ। पढ़कर हम सब चकित रह गए। वहीं बल्लो की हालात देखकर काफी एकदम उत्तेजित थी। वो हम सब काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे, अतः दावे के साथ कह सकते थे कि जिस हस्तलेख से कागज पर जवाब लिखे हुए थे वो ब्रिजेश का ही हस्तलेख था। वाह, हम सफल हो गए दोस्तों। ब्रिजेश टीटू के माध्यम से हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गया।
और हमें वेन का पता बताने के लिए भी। हम सबके चेहरे दमक उठे, जबकि टीटू का चेहरा पीला पड़ गया। अजीब से खौफ में डूबे स्वर में उसने कहा, मेरे माध्यम से क्या मतलब? ब्रजेश की आत्मा तुम्हारे अंदर जिस्म के अंदर प्रविष्ट होगी और फिर जो कुछ पूछा जाएगा उसका जवाब तुम नहीं, उसके मुंह तुम्हारे मुंह से ब्रजेश की आत्मा देगी। ये क्या कह रही हो? टिटू बुरी तरह से बौखला उठा। बेहद आतंकित नजर आ रहा था। निकलसन ने कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्त, तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार काफी समझाने पर टिटू सहयोग देने और माध्यम बनने के लिए तैयार हो गया। निकलसन ने कहा, अब मैं जो कुछ करूंगा उसमें लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जवाब में इस बार बल्लू ने कोई व्यंग्य नहीं किया। पैड पर लगे कागज पर मौजूद ब्रिजेश की राइटिंग देखने वाले क्षण से वह बहुत ही प्रभावित नजर आ रहा था। इस बार मैं इस तरफ देखकर निकलसन धीमे से मुस्कुराया और फिर बोला, तुम आंखें बंद कर लो टिटू। क्यों? ब्रिजेश की आत्मा को बुलाया जा रहा है। एक बार फिर टिटू का चेहरा भय से पीला पड़ गया था, मगर आंखें बंद कर ली उसने। तब निकलसन ने कहा, अब तुम तब तक आंखें न खोलना जब तक मैं न कहूं। टिटू आंखें बंद किए रहा, परंतु उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म में एक बूंद भी खून न हो। उधर टिटू के ठीक सामने बैठा निकलसन जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगा। पता नहीं वो क्या क्या कह रहा था, क्योंकि बड़बड़ाहट उसके होठों तक ही सीमित थी। हम तीनों कभी निकलसन की तरफ देखते तो कभी टिटू की तरफ। 5 मिनट बाद जो दृश्य मैंने टिटू के चेहरे पर देखा तो मेरी इच्छा चीख पड़ने की हुई। दहशत के कारण उसका बुरा हाल हो गया। मेरा टिटू का चेहरा विकृत होता जा रहा था, डरावना, विभत्स और बहुत ही भयानक। मेरी हथेली और तलवे तक पसीने भी भीग गए थे। जिस्म का सारा रोया खड़ा हो गया था। अजीब सनसनी फैल गई कि कमरे में, और फिर मेरे देखते ही देखते टीटू का चेहरा लाल पड़ने लगा। लाल सुर्ख, मानव शरीर जिन्स का रक्त इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर सिमटता जा रहा हो। और फिर टीटू ने एक झटके में आंखें खोल ली। न चाहते हुए भी मेरे राज और बल्लों के मुंह से घुटी घुटी सी चीखें निकल पड़ी। हमारे मुंह इन चीखों से निकलना पड़ना स्वाभाविक ही था। उफ, किसी हीटर की वायरों की तरह दहक उठी टीटू की आंखें खून के मोटे मोटे लोथड़े से तैरते नजर आ रहे थे। वह स्थिरता के साथ एकटक सिर्फ निकलसन को घूर रहा था, जबकि निकलसन ने तनिक सा खौफ खाए बिना कहा, मैंने कहा था टीटू कि मेरी आज्ञा के बिना आंखें नहीं खोलोगे। मैं ब्रजेश हूँ। टीटू के मुंह से आवाज निकली तो मैं उछल पड़ा। नहीं, ये टीटू की आवाज हरगिज नहीं, ये ब्रजेश की आवाज थी। और मैं अच्छी तरह जानता था कि टीटू के पास किसी भी आवाज की नकल करने का जरा भी आर्ट नहीं है, जब तक वो टीटू को घूरने का अंदाज भी ब्रजेश के जैसा ही था। तो तुम ब्रजेश हो? निकलसन ने बिना विचलित होते हुए पूछा। हाँ। वे लेकर कहाँ चले गए थे, ये मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। दहकती आंखों में झांकते हुए निकलसन ने पूछा। ये तो बता सकते हो कि क्यों चले गए थे? जरूर, बताओ। वैन रॉबरी के इस काम में मेरी जरूरत वैन को तहखाने में पहुंचा देने पर खत्म हो जाती थी। उसके बाद नोट तैयार करने के लिए तुम्हारी राज, बिल्लो, बगेश, टीटू की जरूरत तो थी, मगर मेरी बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में सोच विचार करके मेरे जहन में वो धारणा घर कर गई, और तहखाने में वैन के पहुंचने के बाद तुम सब मिलकर मुझे मार डालोगे। निकलसन ने विरोध किया। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं थी। भले ही न रही हो, पर मेरे दिमाग में यही वहम बैठ गया। और फिर उसके बाद उस स्थिति से बचने के लिए गजराज की योजना सुनने के बाद मैंने अपनी अलग छोटी सी योजना तैयार कर ली। कैसी योजना? मैंने सोचा कि लोहे वाली सड़क पार करने के बाद वैन सिर्फ मेरे कब्जे में होगी, और मैं उसे लेकर तहखाने में पहुंचने के स्थान पर किसी ऐसे गुप्त स्थान पर पहुंच जाऊंगा जिसके बारे में तुमसे किसी को मालूम ना हो। ऐसे स्थान का इंतजाम करके मैंने वही पर किया। मगर इससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला था? क्या तुम अकेले ही सारे कागज के नोट तैयार कर सकते थे? नहीं। फिर मेरी योजना तुम्हें ब्लैकमेल करके अपना काम निकालने की थी। किस तरह का काम? किसी भी ढंग से मैं तुम्हें तुम्हारे पास सूचना पहुंचाता कि वेन का पता तुम्हें बताऊंगा जब मेरा हिस्सा मुझे पहुंचा दोगे। जब सारा कागज ही तुम्हारे पास था तो भला हमारा तुम्हारा हिस्सा कैसे होता? तुम्हारे तैयार होने पर भी किसी माध्यम से मैं उतना कागज तुम्हारे पास देता जितने पास 80 लाख रुपए छप सकते थे। अब ये नोट अपने पास पहुंचने के बाद मैं बाकी सारा कागज तुम्हें ईमानदारी से सौंप देने वाला था। ओह! निकलसन अपनी पूरी योजना को समझता हुआ बोला, तुमने व्यर्थ ही अपने दिमाग में वहम पालकर गड़बड़ कर दी। तुम्हें मारकर हिस्सा हड़पने की हमारी कोई स्कीम नहीं थी। टीटू के मुंह से उपयोग करते हुए ब्रिजेश की आत्मा कहती चली गई। मैंने वेन अपने इच्छित स्थान पर पहुंचा दी, और तब पहली बार मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं तुम लोगों को ब्लैकमेल करूंगा तो तुम मेरे ही बीवी बच्चों को अपने कब्जे में करके मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो।
उस अवस्था में तुम लोगों के सामने बहुत कमजोर पड़ जाने वाला था। अतः तुम लोगों के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए पहले अपने बीवी बच्चों को अपने संरक्षण में लेने का निश्चय किया। वेन को अपने छुपाए हुए स्थान पर छोड़कर रात के 12:30 बजे अपने घर पहुंचा। उस वक्त स्वप्न में भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेन रॉबरी के मामले में पुलिस तक नाम मेरा पहुंच जाएगा। अभी मैं इस मकान पर दस्तक दे रहा था कि उसके बाद कुछ हुआ। सब कुछ तुम अखबार में पढ़ चुके हो। अब वेन कहाँ है? वहीं जहां मैंने छुपाई थी। वो स्थान कहाँ है? वेन का पता बताने के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? पहली है कि मेरा हिस्सा मेरी बीवी को पहुंच जाए। यकीन रखो, नोट तैयार होने पर तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवी को पहुंचा देंगे। अगर मैंने एक बार तुम्हें वेन का पता बता दिया तो सारा कागज तुम्हारे पास लग जाएगा। फिर जरूरी नहीं कि तुम मेरा हिस्सा मेरी बीवी को पहुंचाए। मैं मर चुका हूं, इसलिए इस अवस्था में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। भले ही न करो, मगर मैं रिस्क नहीं ले सकता। मेरा हिस्सा मेरे द्वारा वेन का पता है बताए जाने से पहले ही तुम्हें मेरी बीवी के पास पहुंचाना होगा। ये भला कैसे हो सकता है? हम 80 लाख कहाँ से लाएंगे? ये तुम पांचों के सोचने का विषय है, मगर ये तय समझो कि मेरी बीवी के पास 80 लाख पहुंचने के बिना मैं हरगिज भी वेन का पता बताने वाला नहीं हूं। अतः अगर तुम सब 80-80 लाख के मालिक बनना चाहते हो तो मेरी बीवी के लिए तुम सबको मिलकर 80 लाख का इंतजाम करना जरूरी है। निकलसन ने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, गजराज ने कहा, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? अब जस दूसरी शर्त क्या बताने वाला था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? निकलसन ने पूछा। मेरी दूसरी शर्त है हत्या एक सुहागिन की मौत। क्या मतलब? हम सबकी खोपड़ी घूम गई। टीटू के होठों पर मैंने बड़ी अजीब रहस्यमय मुस्कान थिरकते देखी। फिर उसके मुंह से ब्रिजेश की आवाज निकली, जी हाँ, वेन का पता पाने के लिए तुम्हें 80 लाख का इंतजाम करने के साथ एक सुहागिन की हत्या करने भी जरूरी है। मैं बोला, हम तुम्हारी इस दूसरी शर्त का अर्थ और कारण नहीं समझे। तुम्हारे पहली शर्त रखे जाने का तो औचित्य समझ में आता है, मगर दूसरी का नहीं। सुहागिनों से तुम्हारा क्या दुश्मनी? हमसे किसी एक सुहागिन की हत्या क्यों करवाना चाहते हो? ये मैं तुम्हारे सुहागिन की हत्या होने के बाद बताऊंगा। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा था, किसी के मुंह से बोल तक नहीं फूट रहा था। वहां व्यंग्य से डूबे ब्रिजेश की आवाज गूंजी, क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो गई सबकी? क्यों बोलो, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? इंसानों को मार देना तो तुम्हारे लिए गाजर मूली काट देना जैसा है। पलक झपते ही तुमने वैन के गार्ड और ड्राइवर को मार डाला था। फिर भला अब एक हत्या करने के नाम पर बंगले क्यों झांक रहे हैं? मैं बगले नहीं झांक रहा, बल्कि यह सोचकर हैरान हूं कि आखिर सुहागिन की हत्या तुम करना क्यों चाहते हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें? सुहागिन की हत्या कई गार्ड और ड्राइवर को मार देने से जितना आसान नहीं है। निकलसन ने कहा, हत्या एक सुहागिन की शायद तुमने इसलिए लगा दिया कहीं शर्त पूरी करने के लिए हम तुम्हारी बीवी की हत्या न कर दे। उसकी हत्या कर देने से तुम्हारी शर्त पूरी नहीं होगी, क्योंकि वह सुहागिन नहीं, विधवा है। ये सोचना तुम्हारा विषय है कि किसकी हत्या करनी है। मुझे सिर्फ एक सुहागिन की हत्या चाहिए। वो सुहागिन कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर देने पर तुमने हमें वेन का पता नहीं बताया तो हम तुम्हारा क्या कर लेंगे? जिस दुनिया में मैं हूं, वहां दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह झूठ फरेब नहीं चलता। यकीन दिलाता हूं, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा कि दोनों शर्तें पूरी हो जाने पर तुम्हें वेन का पता बता दूंगा। ध्यान रहे कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर कोई भी अधूरी रह गई तो मैं हरगिज वेन का पता बताने वाला नहीं हूं। ब्रजेश ने कहा, अगर हमें शर्त पूरी करने से पहले कोई उस स्थान पर पहुंच गया जहां वेन है तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वेन बिल्कुल सुरक्षित और गुप्त स्थान पर है, जहां तक लाख चेष्टाएं करने के बाद भी तुम नहीं पहुंच सकते। भले कोई और क्या पहुंचेगा। वहां तुम्हें यही संदेश देने के लिए आया कि मैं यहाँ आया था और अब जा रहा हूँ, ब्रजेश ने कहा। निकलसन ने उसे रोकने और चंद बातें करने की कोशिश की, परंतु ब्रजेश की आत्मा नहीं रुकी और चली गई। टीटू मुक्त हो गया और अब कुछ देर के उल्लास के समान निर्जीव पड़ा रहा। फिर निकलसन के चंद मंत्रों के बाद वह उठ खड़ा हुआ और जैसे गहरी नींद से जगा हो। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके पूछने पर ब्रजेश की आत्मा ने उसके माध्यम से कुछ कहा था, वह भी हमें ही जो उसने बताया। फिर तुमने उस वेन का पता जानने के लिए ब्रजेश की दोनों शर्तें पूरी करने का क्या निश्चय किया? नकाबपोश आदमी ने अपनी बात फिर से पूछते हुए कहा, हाँ, मगर वे शर्तें पूरी करना कोई मजाक बात नहीं थी। ब्रजेश की दूसरी शर्त को पूरी कर देना हमारे लिए खास मुश्किल नहीं था।
उसके लिए तो बल्लो कह रहा था कि वह पल भर में सड़क पर जा गिरी किसी सुहागन को गली खींच कर हमला कर सकता है। मगर प्रॉब्लम बढ़कर हमारे सामने ब्रिजेश की पहली शर्त खड़ी थी। हमें कोई ऐसा माध्यम नहीं सूझ रहा जहां से 80 लाख का इंतजाम हो जाए। बागेश और टीटू के सामने खड़ा नकाबपोश अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़ा, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे रोकने के लाख चेष्टाओं के बावजूद भी वह अपने कह के रोक न पाया हो। पागलों की तरह हंसता हुआ ही चला गया था। सहमे से टीटू और बागोश हैरतगंज अंगेज में नजरों में उसे देख रहे थे। वो जी भरकर हंस लिया तो साहस करके टीटू ने पूछा, आप इतने हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारी बेवकूफी पर। कैसी बेवकूफी? ब्रिजेश की पहली नहीं, बेवकूफ। दूसरी शर्त महत्वपूर्ण है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर दिमाग में काम नहीं लिया तो सारी जिंदगी भी तुम दूसरी शर्त पूरी नहीं कर पा सकोगे। सड़क पर जा रही किसी को सुनसान गली में खींचकर उसे हलाल कर मात्र दूसरी शर्त पूरी नहीं करी जाएगी। फिर तुम शायद भूल गए कि सीधी सादी बात को घुमा फिराकर पहेली से कहना ब्रिजेश की आदत थी। वैसे ही एक पहेली उसने मरने के बाद भी तुम्हारे सामने रख दी। क्या मतलब? सबसे पहले ब्रिजेश की दूसरी शर्त पर ध्यान दो। उसके शब्द हैं, हत्या एक सुहागिन की। उसके इन्हीं शब्दों में पहली छुपी है। जरा इन शब्दों की गहराई में उतरने की कोशिश करो और तुम वो करो जो चाहता है, तभी उसकी दूसरी शर्त पूरी होगी, और उस तरह नहीं जिस तरह तुम करने में जुटे हो। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाता हूँ, बशर्ते कि तुम मुझे वैन की रॉबरी की दौलत में पार्टनर स्वीकार कर लो। टीटू और बागेश ने आपसी नजरों से देखा, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो कि इस रहस्य में नकाबपोश की उपरोक्त बात का क्या जवाब दिया जाए। फिर वो नकाबपोश की तरफ ही देखते हुए बागेश ने कहा, हम दोनों का भला तुम्हें पार्टनर बनाने का हक कहाँ है? तुम्हारी ये शर्त हमें अपने बाकी साथियों के सामने रखनी होगी। तुम खुशी से रख सकते हो। शर्त रखते वक्त हमारे लिए बताना जरूरी होगा कि शर्त किसने रखी। निकलसन, बागेश और गजराज अंधे होकर यह शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। सही वक्त पर मेरे चेहरे से नकाब जरूर हटेगा। अभी वो सही वक्त नहीं आया है। जहां तक मेरी शर्त का सवाल है, तो अगर तुम सबको वेन का वास्तव में जरूरत है तो वो माननी ही होगी, क्योंकि ब्रजेश की पहली ही गहराई तुम में किसी को समझ नहीं आई, और वह भी तुम्हें समझा सकता हूँ। क्या गहराई है वो? नकाबपोश ने उन्हें ब्रजेश की दूसरी शर्त में छुपी गहराई बता दी। ड्रेसिंग टेबल पर सामने व्हील चेयर पर बैठी सीमा ने मस्तक पर बिंदिया लगाने के बाद अटूट श्रद्धा के साथ सिंदूर से अपनी मांग भर दी, और अभी उसका हाथ मांग भरने के लिए बाद नीचे ही आ रहा था कि शीशे में बलवंत का प्रतिबिंब नजर आया। कमरे में दाखिल होते हुए उसने कहा, कहीं जाने की तैयारी है बेटी? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? व्हील चेयर की तरफ बढ़ते हुए बलवंत ने कहा, क्या मुझे उस सेंट की खुशबू नहीं आ रही जो तुम केवल बाहर जाते समय लगाया करती हो? ओह, मैं जाने क्यों भूल जाती हूँ अंकल कि आप अंधे नहीं हैं। सीमा ने व्हीलचेयर से उठकर घुमाते हुए कहा, और आपकी हर इंद्री अब सिर्फ आपकी आंखों का ही काम करती है। उसकी बात पर ध्यान न देते बलवंत ने पूछा, कहाँ जा रही हो? पागल खाने। नीलम से मिलने? हाँ। बलवंत ठाकुर ने एकदम से कोई जवाब नहीं दिया। बलगम के दो थक्के नजर आने वाली उनकी आंखों में देर तक वो सीमा की तरफ यूं देखता रहा, और जैसे सीमा के चेहरे पर मौजूद हर भाव को पढ़ रहा हो। बोला, मैं जानता हूं कि बेटी, नीलम से तुम्हें बहुत प्यार है। उसे अटूट मोहब्बत करती हो तुम, और ऐसी मोहब्बत की जैसे दो सहेलियों के बीच मैंने कभी नहीं देखी। और वो कुछ कहता कहता रुक गया। सीमा ने पूछा, और क्या अंकल? और ये कि विधि का विधान देखो, तुम दोनों पक्की सहेलियों का नसीब भी तो उस कंबख्त ने एक ही कलम से लिखा है, एक ही स्याही से। मैं समझी नहीं अंकल। सीमा की आंखें सिकुड़ गई। धिकार भरी एक अजीब सी हंसी के बाद बलवंत ने कहा, नीलम कितनी काबिल थी। देश और हिंदुस्तान समाज के लिए नहीं, बल्कि सारे विश्व और मानव जाति के लिए कोहिनूर के हीरे से कहीं ज्यादा कीमती थी वो। अगर बेचारी पागल हो गई, हत्यारी बन गई, क्या तुम कल्पना कर सकती हो बेटी कि उसके इस अंजाम पहुंचने से मानव जाति किस हद तक यतीम हो गई? क्या तुम भूल गई कि उसे इस अंजाम तक पहुंचाने वाला उसका पति है? वैसा ही पति गजराज के रूप में तुम्हें मिला है अंकल। दांत भींचकर सीमा पूरी शक्ति के साथ चीख पड़ी थी, और गुस्से में जाति के कारण उसका पूरा चेहरा तमतमाने लगा था। एक दिन तुम्हारी भी वही हालत होगी जो आज नीलम की है। अगर वक्त रहते तुमने गजराज को नहीं पहचाना सीमा, तो फिर भविष्य में तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलने पागलखाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद ही नीलम की तरह पागलखाने की दीवारों से सिर टकरा कर रही होगी, कहे कहे लगा रही होगी, और सुअर का बच्चा तुमने अभी इस हाल में पहुंचा देगा।
सीमा की सारी जिंदगी तुम पागल खानों की ऊंची ऊंची दीवारों में कैद अपने बाल नोच रही होगी। बस करो अंकल, बस करो। सीमा की चीख पर कोई ध्यान न दिए बिना बलवंत ठाकुर ने बड़बड़ाकर जैसे स्वयं से कहा, मगर नहीं, मैं वैसा सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा जैसा नीलम के साथ हुआ। उस बेचारे की मदद करने के लिए तो कोई नहीं था, मगर तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूं। तेरा अंकल उस सुअर के बच्चे को उसकी किसी भी स्कीम में कामयाब नहीं होने दूंगा। प्लीज अंकल, राज के खिलाफ अपने जुबान में हर पल ये जहर उगलना बंद कीजिए, वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। आखिर हो क्या गया है आपको? राज से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? आखिर क्या बिगाड़ा है उसने? क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं? पहले दर्जे के सनकी के समान बलवंत कह उठा, क्योंकि मैं उसकी हकीकत जान गया हूँ, वो हकीकत जो तू नहीं जानती। ये क्या हकीकत जान गया था बलवंत, जो सीमा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बलवंत क्या जान गया था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 34वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। क्योंकि मैं उसकी हकीकत जान गया हूँ, वो हकीकत तो तू नहीं जानती। अगर ऐसी बात है तो साफ साफ बताइए। संभव है कि उस हकीकत के बाद मैं भी आपसे सहमत हो जाऊं। अभी उचित समय नहीं आया। एक समय ऐसा आएगा जब उसके चेहरे पर पड़े सभी नकाब तेरी आंखों के सामने नोच कर फेंक दूंगा। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो जरूर कीजिएगा, मगर प्लीज ये रोज रोज हर पल राज के विरुद्ध मेरे कान भरने का सिलसिला बंद कर दीजिए। कहने के साथ ही उसने अपने हाथों से व्हील चेयर के पहियों को धकेल दिया। चेयर अभी तक दरवाजे पर पहुंची नहीं कि बलवंत ने कहा, सुनो, अब क्या है? सीमा भी अभी तक गुस्से में थी। कश्मीर जाने से पहले बात दूसरी भी थी बेटी। तुम चल फिर सकती थी, परंतु अब तुम्हारी टांगे नहीं है। यहाँ से इतनी दूर पागलखाने में नीलम से मिलने भला तुम कैसे जा सकती हो? जब आप आंखें गवाकर भी लाचार नहीं हुई तो क्या टांगे गवाकर मैं इतनी लाचार हो गई कि पागलखाने में घुट रहे अपनी जान से प्यारी सहेली से मिलने ना जा सकूं? सीमा ने कहा, तुझमें और मुझमें फर्क है बेटी। अंकल ने कहा, कोई फर्क नहीं अंकल, आखिर खून तो एक ही है। बलवंत ने चिंतित स्वर में कहा, आखिर कैसे जाएगी तू वहां? फिर पागलखाने में किस तरह नीलम से मिलेगी? यहाँ से बाहर तक अपने व्हीलचेयर पर बैठकर ड्राइवर से मुझे मेरी व्हीलचेयर गाड़ी में रख देगा, पागलखान तक गाड़ी में, और वहां से पार्किंग से नीलम के पास पहुंचने पर पुनः यही व्हीलचेयर मेरी सवारी होगी। नीलम के प्यार ने तो तुझे पागल ही बना दिया। चाहे कितनी मुसीबतें उठानी पड़े, परंतु उसे मिलने तुम्हें जरूर जाएगी। सुनकर कुछ एकदम से बिल्कुल सीमा बोली नहीं, बल्कि हीरे सी चमकदार उसकी आंखें शून्य में कहीं खो गई। नीलम नाम की अपनी इस सहेली के लिए अपने इन आंखों में वो असीमित प्यार व वेदना के लिए हुई थी। कहीं खोई हुई सी बोली, आप तो जानते हैं अंकल, सीमा मेरी जान है और मेरी उससे सहेली नहीं बहन कहा करो। मेरे प्राणों को उन जालिमों ने पागलखाने की चार दीवारी में कैद करके रख दिया। खुद ही से खो गई मेरी नीलम। मगन यकीन मानिए अंकल कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन नीलम ठीक हो जाएगी। उस दिन मैं खूब हंसूंगी अंकल, खूब जश्न मनाऊंगी। तू ही क्या, उसके ठीक होने का जश्न तो सारा देश मनाएगा। इस देश की सरकार बनाएगी, बल्कि कहना चाहिए कि यह देश की नहीं बल्कि सारा विश्व संपूर्ण शांति उसके ठीक होने पर नाच उठेगा। और सिर्फ मेरी, तुम्हारी या उनकी संपत्ति नहीं सीमा, नीलम सारी मानवता की संपत्ति है। वातावरण के उत्सव बोझिल हो गया था। उस बोझिलता से बचने के लिए सीमा ने कहा, छोड़ो अब मैं चलती हूँ। जा बेटी, जानता हूँ यदि तुझे भगवान भी रोकने की कोशिश करे तो नीलम के पास जाने से नहीं रोक सकेगा, मगर वहां पहुंचने से पहले रास्ते में ही कोई बहाना तलाश करने लगा। वहां जरूर पूछेगी कि तेरी टांगों को क्या हुआ है। वो नीलम थी, एक पिंजरे में जैसे एक कमरे में कैद। उसे 25 उम्र और 30 के बीच उसकी उम्र रही होगी। वो गोरी थी, खूब गोरी। उसकी आंखें खूब चमकदार और नीली थी, जैसे ही रंग की पानी 5 स्टार होटलों में स्विमिंग पूल से भरा रहता है। वो कभी भी जरूर आकाश से उतरी अप्सरा से लगती होगी, मगर इस वक्त उसकी हालात बुरी थी। तन पर पागलखानों की वर्दी, खद्दर का सफेद धोती और ब्लाउज जो धोती के ऊपर से सलीके से बंधा नहीं था और यूं की अंट शंट लपेटे थी। गाल चिपके थे उसके। आंखों के चारों तरफ जाने बड़े बड़े काले धब्बे बन गए थे। लंबे और काले घने कभी रेशम से नजर आने वाले बाल इस वक्त एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए थे। गर्द भरी हुई थी उनमें। वो थी नीलम, जिसके सामने मोटे मोटे सलाखों के पार व्हीलचेयर पर बैठी सीमा ने कभी भी अपने टांगे जाने कहानी सुनाई थी। सुनने के बाद कुछ देर नीलम शांत रही, फिर अचानक नीचे झुककर सीमा के कान में फुसफुसाई, तू झूठ तो नहीं बोल रही सीमा? क्या बात, क्या मतलब? सीमा हड़बड़ाई।
आंखें फाड़े नीलम ने उसी रहस्यमय अंदाज में फुसफुसाई, कहीं तेरी ये टांगे तेरी पति ने तो नहीं तोड़ दी? नीलम, सीमा ने उसे जोर से डांटा। सॉरी। नीलम एकदम से हाथ उठाकर बोली। सॉरी सीमा, मैं तो भूल गई कि मेरे जीजा वैसे नहीं, वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। नीलम, सीमा ने बहुत ही दर्दीले स्वर में कहा, तू सुरेश को क्यों नहीं भूल जाती? वो सब सिर्फ ख्वाब था, एक डरावना सपना। नीलम आपके शब्दों पर तनिक सा भी ध्यान नहीं दिए बिना उसे उसी रहस्य में अंदाज में बोली, मगर फिर भी राज पर नजर रखना पगली। ये मर्द लोग बड़े बेवफा होते हैं, पता नहीं कब क्या गुल खिला दे। प्लीज नीलम, भूल जाओ ना वो सब। पागल साले कहीं के, मैंने हत्या कर दी, फांसी पर लटकाए मुझे उल्लू के पट्टे। ताकत है तो लटका कर दिखाओ फांसी पर, और खून करूंगी, सारी दुनिया को मार डालूंगी, फिर देखती हूँ कि मुझे कौन हरामजादा फांसी देगा। कोई नहीं नीलम, तुझे कोई फांसी नहीं देगा, सीमा ने कहा। वो देख दीवार पर सारा वो चीटी चीटा जा रहा है, मैं उसे मार दूंगी। कहने के साथ ही वो दीवार पर चल रहे चींटे पर झपटी। पट्ट से उसने चीटे को मार डाला और फिर चीटे की लाश को मुट्ठी में दबाए सीमा के पास लौट गई। मुट्ठी खोलकर उसने चीटे की लाश दिखाते हुए बोली, ये देख मैंने इसका खून कर दिया, अब चढ़ाए मुझे कोई फांसी पर। उसे ध्यान से देखते हुए सीमा ने कहा, नीलम बोल। नीलम कही, मैं जब भी तुमसे मिलने आती हूं तो लगता है कि तुझ जैसे सचमुच में पागल नहीं है, बल्कि पागलपन की केवल एक्टिंग कर रही है। गुड, तूने बिल्कुल सही से पहचाना, असली सहेली है ना तू मेरी। बाकी सब साले मुझे पागल समझते हैं, अब देख ना यहाँ पागल खाने में कैद कर दिया मुझे। ये तो एक्टिंग क्यों कर रही है? जवाब देने से पहले आंख फाड़ फाड़ कर नीलम ने ऐसे अंदाज में इधर उधर देखा और जैसे ताड़ने की कोशिश कर रही हो, कोई कोई इसे देख तो नहीं रहा। फिर फुसफुसाते हुए सर में बोली, इसलिए कि अगर ये एक्टिंग ना करूं तो हत्या के जुर्म में मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सीमा चौंक पड़ी, भवें सुकड़ गई थी उसकी और बोली, क्या तू सच कह रही है? बिल्कुल सच। सीमा, तू मेरी सहेली है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। किसी को बताना मत, वरना ये लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। सीमा को लगा कि नीलम बिल्कुल सच कह रही है। इस वक्त वो बिल्कुल गंभीर थी। फिर उसे लगा कि कहीं नीलम यह हरकत और उसकी बात तो कभी पागलपन की नहीं है। वो ठीक से निश्चय नहीं कर पाई और बोली, सच सच बता नीलम, क्या तू वाकई एक्टिंग कर रही है? अगर सच है तो खुशी से नाच उठूंगी। नीलम, सच सारी दुनिया में मिठाइयां बंटवा दूंगी। श्श। वो अपने होठों पर उंगली रखकर बोली, अगर ऐसा करेगी तो सारी दुनिया को हकीकत पता लग जाएगी। और फिर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू लरसते स्वर में बोली, एक तू ही तो है पगली, जिससे मैं हमेशा दिल की बात किया करती थी। जब से तू यहाँ कैद होकर रह गई तब से न जाने कितनी मुश्किलें दिल में घुट रही है। मैं उन ढेर सारी बातों को तुझसे कहकर दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। मेरी कसम खाकर तू ठीक है, फिर मैं तुझसे खुलकर बात करूं। तेरी कसम, नीलम ने एक झटके में कहा। खुशी से भरी चीख निकल पड़ी। सीमा के मुंह से बावरी सी होकर बोली, नीलम, ओ नीलम, तू सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मैं जानती थी कि तू पागल नहीं हो सकती। मेरी सहेली को भगवान पागल बना ही नहीं सकता। अब तो अपने दिल की बात बता। और सचमुच सीमा उस पर अपना दिल खोल बैठी। ठीक उसी तरह की बातें बताने लगी जैसे नीलम को पागल होने से पहले बताया करती थी। जबकि उसके बोलने के दौरान नीलम बिल्कुल शांत रही, मगर चुप होते ही दांतों से अपने हाथ का नाखून काटने लगी। फिर अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ी। चौंकते हुए सीमा ने पूछा, क्या हुआ नीलम? तू तो अब भी पागल समझ रही है? हिचकियों में बीच में वो साथ में पुनः बुरी होने लगी थी। नहीं, मैंने तो कब कहा? नहीं कहा। कहने के साथ ही नीलम उछल पड़ी। बच्चों की तरह ताली बजा बजाकर अपने पिंजरे जैसे कमरे में वो नाचने लगी और जैसे ऐसी अवस्था देखकर सीमा फवक कर रो पड़ी। साड़ी का पल्लू मुंह में ठूंस लिया। क्या नीलम सच में पागल थी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, इस सुहागिन की मौत के 35वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये घटनाओं को 10-20 दिन हो गए थे। पंडित जी अपने ऑफिस में बैठे विभिन्न पॉलिसीज से संबंधित फाइलों का अध्ययन कर रहे थे। उनकी मेज बेतरतीबी से बिखरे कागज से अटी पड़ी थी। उनके बाएं हाथ की मोटी मोटी उंगलियों के बीच इस वक्त सम्मान दर्शाते हुए उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए सर, आप यहाँ, हमें भी अपने ऑफिस में बुला लिया होता। तुम्हारे लिए एक संदेश लाए हैं। सोचा कि यह संदेश तुम्हारे ऑफिस में जाकर देना ठीक होगा। कहने के साथ ही डायरेक्टर साहब मेज की तरफ इस पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गए और बोल बैठे, ऐसा क्या संदेश है? पंडित जी ने बैठते हुए कहा, संदेश देने से पहले हम तुमसे एक प्रश्न करना चाहेंगे। जरूर कीजिए।
ये प्रश्न हम तुमसे उसी दिन करना चाहते थे जिस दिन यूपी से ट्रांसफर होकर तुम यहाँ आए थे, परंतु इतने खुलकर बात करने का अवसर कभी नहीं मिला। डायरेक्टर ने कहा। ऐसा क्या प्रश्न है? पंडित जी ने कहा। तुमने ये घोषणा कर रखी है ना कि जिस दिन एलआईसी को किसी ऐसे क्लेम केस पर क्लेम देना पड़ गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम निकले हुए हो, और उस दिन तुम अपने पद से इस्तीफा दे दोगे। यकीनन मेरी आज ये घोषणा आज भी इतनी दृढ़ है। क्या तुम कविता हत्याकांड वाले केस में असफल नहीं हो गए थे? क्या मतलब? पंडित जी चौंक पड़े। प्लीज फील न करना। बहु मांगे इंसाफ के नाम से चर्चित उस हत्याकांड को एलआईसी के लगभग सभी कर्मचारियों ने पढ़ा है। उस केस की इन्वेस्टिगेशन तुमने की, मगर फिर भी कविता की पॉलिसी का क्लेम उसके पिता को दे दिया गया। ओह! पंडित जी ठहाका लाकर कह उठे। तो आप इस तरह सोच रहे हैं? हम ही नहीं, बल्कि एलआईसी के सभी लगभग कर्मचारी यही तक सोच रहे हैं, और उस केस के बाद अपनी घोषणा के मुताबिक उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। पंडित जी अभी तक भी कुर्सी से चिपके पड़े हैं। इस विषय से कोई सीधे आपसे बात करने का साहस भी नहीं जुटा पाया। वाकई दिलचस्प मामला है। बड़े मोहक मुस्कान के साथ पहले बड़बड़ाकर पंडित जी ने स्वयं से कहा, और फिर डायरेक्टर महोदय से बोले, हमारे बारे में लोग ऐसी धारणा बनाए बैठे हैं और हमें खबर भी नहीं। क्या यह धारणा गलत है? सरासर गलत। वो कैसे? जरा सारे हत्याकांड पर गौर करके बताइए कि हम किस केस पर निकले थे। बार बार कहने से क्या फायदा है? कविता हत्याकांड वाले केस पर। बस यही चूक रहे हैं आप लोग। बहुत ही माइनर पॉइंट आपके उपरोक्त वाक्य से बोलते ही गुम हो जाता है। कविता से संबंधित क्लेम के कागज पर जब हमारे सामने आए तो उनमें लिखा था, क्लाइंट कविता ने नहर में डूबकर आत्महत्या कर ली। अगर सच्चाई की पुष्टि समाज के साथ साथ अदालत ने भी कर दी, अतः पॉलिसी के उत्तराधिकारी को क्लेम की रकम दे दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। हमें यह क्लेम नहीं जचा, अतः कविता के नहर में डूबकर मर जाने वाली बात हमारे कंठ से नहीं उतरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़े। अब जरा गौर करके बताइए कि हम किस केस पर निकले थे। इस पर कि नहर में डूबकर कविता मरी या नहीं, बल्कि यह साबित करने की यह क्लेम गलत है, कविता नहर में डूबकर नहीं मरी। तो क्या वाकई कविता नहर में डूबकर मरी थी? नहीं, मगर क्लेम तो फिर भी दिया गया था। कविता को जासूस आदि के अदालत ने उसकी मृत्यु का केस जीतने के बाद तहखाने में मारा, और इसी केस पर कविता के पिता को क्लेम मिला, और इस केस पर निकले थे कि कविता नहर पर डूबकर नहीं मरी है, इस पर नहीं कि उसे तहखाने में मारा या नहीं। ओह मार्वलस! डायरेक्टर महोदय खुशी से चीख पड़े। ये बारीक परंतु महत्वपूर्ण फर्क तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया था। मुस्कुराते हुए पंडित जी ने कहा, अगर आप ठीक से समझ गए तो यह फर्क दूसरे लोगों को भी समझा दीजिएगा। वाकई आपका जवाब तो नहीं पंडित जी। सिगरेट का बाकी टुकड़ा एस्ट्रे में मसलते हुए पंडित जी ने कहा, खैर छोड़िए, उसे वह संदेश बताइए कि क्या आप लेकर आए थे। डायरेक्टर महोदय ने जेब में हाथ डाला और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर पंडित जी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, हमें दुख है कि 7 ऊपर से आए ट्रांसफर के ऑर्डर तुम्हें देने पड़ रहे हैं। ट्रांसफर ऑर्डर? जी हाँ, आपका ट्रांसफर पंजाब में हो गया है। पंजाब में? पंडित जी की आंखें किसी शून्य में जाकर स्थिर हो गई। विचारों में किसी गहन सागर में डूब कर उन्होंने पूछा, क्या ट्रांसफर की कोई खास जगह है? कोई वजह नहीं मिली, और एकाएक डॉक्टर पंडित जी के होठों पर फिसलन आई और रहस्यमयी और कुटिल मुस्कान को देखकर बोले, कारण हमारी समझ में आ रहा है। क्या मतलब? बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाना भी कठिनाइयां पैदा कर देता है सर। कविता हत्याकांड के बाद लोग हमें इस तरह से जान गए कि एलआईसी को ठगने की योजना पर काम करने से पहले हमें उसे रास्ते से हटाना जरूरी समझते हैं। हम समझे नहीं पंडित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मगर पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, होठों पर थिरक रही मुस्कान कुटिल और ज्यादा कुटिल होती चली गई। पंडित जी यहाँ से निकल गए, और यहाँ से निकलते ही वो मिस्टर राव और मिस्टर चीफ के ऑफिस में लिए चले गए। मिस्टर चीफ को अपनी औपचारिकताएं निभानी थी। उनके करने के बाद वो बोले, कहिए पंडित जी, इस बार कैसे कष्ट किया? हम उसी सीमा वाले सिलसिले में आए हैं, जानने की अब तक रो ने क्या किया। रो के जासूस सक्रिय हैं। गुजरात की कोई भी हरकत उनसे छिपी नहीं हुई है। पंडित जी ने बड़े आराम से कहा, हमें नहीं लगता कि ऐसा है। क्यों? क्योंकि वह जबरदस्त लाल चाल चुका है, आपको कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर चीफ ने मोहक मुस्कान के साथ रहस्य ढंग से कहा, कहीं आपका इशारा अपने ट्रांसफर की तरफ तो नहीं है? आपको कैसे मालूम कि हमारा ट्रांसफर हो गया? वे रो के जासूस है पंडित जी, इस वक्त सक्रिय हैं। आप फिक्र न करें, यह मुल्क की सर्वाधिक सशक्त जासूसी संस्था यूं ही नहीं। हमारे जासूस एक बार
जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसके बारे में इतनी जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं जितनी वो स्वयं भी नहीं जानता। जिस दिन ने उसके बारे में आपने हमें बताया, उस दिन से आज तक गजराज ने कितनी सांसें ली, रो के पास उन तक का हिसाब है। वेरी गुड। अब हमें यकीन हो रहा है कि रो सीमा को नहीं मरने देगी। पंडित जी पहली बार संतुष्ट नजर आ रहे थे और बोले, आपने हमें हमारे ट्रांसफर की सूचना देकर साबित कर दिया कि न सिर्फ गजराज की हरकत उनकी नजर है, बल्कि आप उनकी हरकतों का अर्थ भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। खैर, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा ट्रांसफर उसने कैसे कराया? ये तो आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायकों में से एक उसका दोस्त है। ये विधायक काफी असरदार है और पिछले दिनों जब गजराज ने उससे जरूरत से ज्यादा ही मुलाकातें की तो हमारे जासूसों ने इन मुलाकातों का कारण जाना। कारण वही हुआ जो हुआ, यानी दिल्ली से आपका ट्रांसफर कराना। मतलब यह कि हमारे ट्रांसफर की सारी प्रक्रिया आपके जानकारी में होती रही और आपने उसमें अड़चन डालने की कोशिश भी नहीं की। अगर हम अड़चन डालते तो कोई वजह नहीं थी, विधायक की पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी आपका ट्रांसफर हो जाता। मगर किसी किस्म की अड़चन डालना हमें ने मुनासिब नहीं समझा। क्यों? आपने ट्रांसफर के लिए गजराज की भागदौड़ ही साबित करती है कि वह पुनः सीमा की हत्या करने के लिए किसी योजना पर काम करने के लिए तैयार है। उसकी योजना का पहला अंग यहाँ से आपका ट्रांसफर कराना ही है। मतलब साफ है कि वह आपसे डर गया और यकीनन आपको दिल्ली में रहने पर वह सीमा की हत्या के लिए अगला कदम नहीं उठाएगा। जब अगर ऐसा करेगा नहीं तो फंसेगा कैसे? अतः उसे फंसाने के लिए हमारा ट्रांसफर हो जाना दिया आपने। हमें यही ठीक लगा। अपनी योजना के अनुसार पहले अंग में कामयाब हो जाने उसे उत्साहित करेगा, सीमा की हत्या करने के लिए और कदम उठाएगा और एन वक्त पर रोके जासूस उसे दबोच लेंगे। कहने के कुछ देर बाद वो मिस्टर चीफ रुके और फिर बोले, अगर आप हमारे विचारों और योजना से सहमत न होंगे तो बोलिए, यकीनन हम अभी भी आसानी से आपका ट्रांसफर रुकवा सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं थे कि आप हमारे विचारों से सहमत होंगे। पंडित जी ने पैकेट से निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और बोले, मतलब यह कि चूहा अभी पिंजरे के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके अंदर घुसते ही सही समय पर पिंजरे का मुंह बंद हो जाएगा। चीफ ने कहा, खैर क्या वो अभी तक इस बार वेन रॉबरी में अपने साथियों से नहीं मिला? वो बहुत लोगों से मिलता है, ये कहना नहीं होगा कि उसमें से वेन रॉबरी से संबंधित कौन कौन है। क्या मतलब? दिन में वो अपना प्रिंटिंग प्रेस अटेंड करता है, यहाँ उससे बहुत से लोग मिलने आते हैं, इतने ज्यादा कि हर एक को अलग अलग वॉच नहीं किया जा सकता। हमारे ख्याल से उन्हें वॉच करने से कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग व्यापारी ही हैं और प्रेस में दिए गए अपने काम के सिलसिले में आते हैं। इन व्यापारियों के बीच में वो लोग भी गजराज से मिलने आ सकते हैं। जरूर आ सकते हैं, मगर मिलने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर एक को वॉच नहीं किया जा सकता। फिर भी संदिग्ध व्यक्तियों को वॉच करने के लिए निर्देश जासूसों को है और वहां से अभी तक कोई आशाजनक सूचना मिली नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के समय गजराज किसी छुप छुपाकर रो के जासूसों की आंखों में धूल झोंककर अपने साथियों से मिलने कहीं चला जाता और रात के अंधेरे में उन्हीं में से कोई कोठी में नौकरों की पूरी फौज है। उस फौज में रो का एक जासूस भी शामिल हो गया है। उसका काम गजराज की गतिविधियों पर नजर रखना है, यहाँ तक कि सारी रात वह गजराज की नौकर की आंखों के सामने रहता है। वेरी गुड। कल एक जासूस के प्रूफ रीडर की हैसियत से उसे प्रेस में काम भी दिला दिया जाएगा। उधर बलवंत नाम का सीमा का अंकल, उस पर हर पल नजर रखी जाती है। इस कोठी में वो सबसे दिलचस्प करैक्टर है। दिलचस्प मतलब? क्या बलवंत के बारे में कोई और नई जानकारी चीफ देने वाले हैं? क्या बलवंत वही है जैसा दिखता है? क्या वैसा नहीं है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।